ईरान के भीषण हमलों की तस्वीरें देखकर आपके मन में एक सवाल होगा कि क्या इजराइल अमेरिका के बिना इस जंग में कमजोर पड़ रहा है। तो नेतन्याहू के तेवर और इजराइल के प्रहार को देखते हुए कहना शायद गलत होगा, क्योंकि अमेरिका से जब से ये खबर आई है कि ट्रंप ने 14 दिन का समय मांगा है, तो नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें ईरान में परमाणु ठिकानों पर हमलों के लिए अमेरिका से हरी झंडी का इंतजार नहीं है। और आपको बता दें, इसका बैकग्राउंड ये है कि अमेरिका ने मना किया था नेतन्याहू को कि वो ईरान पर हमला ना करें, उसके बावजूद नेतन्याहू ने कदम उठाया। दूसरी ओर ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से खबर आ रही है कि इजराइल ने बिना अमेरिका की मदद लिए हुए ईरान के सबसे सुरक्षित न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की तैयारी कर ली है। खबर है कि इजराइल के कमांडो ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर हमला कर सकते हैं। कमांडो ऑपरेशन पर इजराइल विचार इसलिए कर रहा है क्योंकि 100 मीटर नीचे तक उसकी मिसाइलों का पहुंचना नामुमकिन है, और इजराइल को लगता है कि ईरान की बर्बादी तभी होगी जब फोर्डो में उसकी उन्नत सेंट्रीफ्यूज मशीनें तबाह हों, जो कि 60% तक शुद्धता के साथ यूरेनियम संवर्धन करती हैं। इसके अलावा इजराइल आज भी ईरान के वैज्ञानिकों को चुन चुन कर मार रहा है। युद्ध के 8वें दिन पता चला है कि तेहरान में विध्वंसक ड्रोन हमला करके इजराइल ने एक और न्यूक्लियर साइंटिस्ट का खात्मा कर दिया। ट्रंप ने अगर 14 दिन का समय लिया है तो इसकी वजह ईरान के समर्थन में चीन और रूस के आक्रामक बयान और ईरान को मदद पहुंचाने वाली सैन्य कार्रवाई भी हो सकती है। चीन ईरान के साथ कैसे खड़ा है, पहले यह समझते हैं। फॉक्स न्यूज के हवाले से एक एक्सक्लूसिव खबर आई है। 14 जून के बाद से कम 5 बोइंग 747 विमानों ने चीन से ईरान की तरफ उड़ान भरी। मध्य एशिया से गुजरने के बाद ईरानी सीमा के पास ये विमान रडार से अचानक गायब हो गए, यानी कि इसके ट्रांसपॉन्डर्स बंद कर दिए गए। जताया जा रहा है कि चीन ईरान को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। वहीं रूस ने आज क्या कहा, इस पर ध्यान दीजिएगा। रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोवा ने कहा है, अमेरिका किसी भी हालत में ईरान पर हमले के बारे में ना सोचे। ईरान के खिलाफ अमेरिका किसी तरह की सैन्य कार्रवाई ना करे। रूस का साफ मत है कि ईरान के एटमी ठिकानों पर हमला करना सही नहीं होगा। अगर हमला हुआ तो इसका मतलब यह होगा कि दुनिया तबाही के बेहद करीब है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने भी अमेरिका को चेताया। उन्होंने कहा कि ईरान पर अमेरिकी हमलों से परमाणु तबाही का खतरा होगा। अंग्रेजी की कहावत है, वॉर इज एन एक्सपेंसिव प्रपोजिशन, यानी जंग लड़ना काफी महंगा सौदा होता है। खमनेई को अंडर एस्टिमेट करने का मतलब क्या होता है, ये नेतन्याहू समझ गए हैं। इन मिसाइलों से, युद्ध में तेहरान से बरस रही मिसाइलों से बचने के लिए इजराइल कितना खर्च कर रहा है, ये रकम सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जरा ध्यान से देखिएगा ये मैथ्स। ईरानी हमले रोकने में इजराइल जिन एयर डिफेंस सिस्टम का धुआंधार इस्तेमाल कर रहा है, उनमें 3 तरह के इंटरसेप्टर्स की जरूरत होती है, जो काफी महंगे हैं। एरो डिफेंस सिस्टम की एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत, होल्ड ऑन, 16.7 करोड़ से 25 करोड़ तक है। डेविड स्लिंग के एक इंटरसेप्टर की कीमत लगभग 8.3 करोड़ है। आयरन डोम के एक इंटरसेप्टर की कीमत 17 लाख से 83 लाख। इंटरसेप्टर इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम का अहम हिस्सा है। ईरान के हर हमले के जवाब में इसकी खपत सबसे ज्यादा है। इन्हीं के जरिए वो अपने शहरों का बचाव करता है। लड़ाई में कई मोर्चों पर खर्च बढ़ जाते हैं। जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक युद्ध में हर रोज इजराइल 6,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। सिर्फ फ्यूल और हथियारों पर 2,500 करोड़ रुपए फूके जा रहे हैं। सैनिकों के वेतन पर 270 करोड़ रुपए का खर्च आता है, और इसमें डिस्ट्रक्शन कॉस्ट नहीं है। जो डिस्ट्रक्शन हुआ उसको बनाने में कितना खर्चा लगेगा, लाइक तेल अवीव में स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग पूरी खत्म हो चुकी है, उसको बनाने में कितना खर्चा लगेगा वो तो कॉस्ट ही नहीं है यहाँ पर। इनके अलावा गोला बारूद, लड़ाकू विमान, लॉजिस्टिकल सपोर्ट सिस्टम पर भी खर्च करना पड़ता है। ईरान के हमलों में जिस तरह से इमारतें तबाह हुई हैं, उनकी मरम्मत और पुनर्निर्माण में कम से कम $400 मिलियन का खर्च आ सकता है। बल्कि एस्टिमेट बहुत बेसिक है, क्योंकि इजराइल में इमारतें बड़ी वर्ल्ड क्लास हैं। अमेरिकी मीडिया में खबरें हैं कि इजराइल के पास एरोस इंटरसेप्टर की कमी हो रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल और न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है। इजराइल की सुरक्षा के लिहाज से यह बहुत चिंताजनक है। ऐसे में अगर संघर्ष का हल जल्द नहीं निकला तो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला करना मुश्किल हो सकता है।
इस युद्ध में हथियारों का शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। एक तरफ इजराइल अपनी वायु शक्ति का एहसास करवा रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान अपनी मिसाइल पावर दुनिया को दिखा रहा है। यह युद्ध कितने दिनों तक चल सकता है, ये दो फैक्टर्स पर है। पहला, इजराइल के मिसाइल इंटरसेप्टर का भंडार, और दूसरा, ईरान के पास मौजूद लंबी दूरी की मिसाइलों का भंडार। सवाल यह है कि इजराइल इंटरसेप्टर जितनी तेजी से बना सकता है, उससे कहीं ज्यादा तेजी से दाग रहा है। तेहरान से आने वाली मिसाइलों से बचने के लिए वो इंटरसेप्टर मिसाइलें दाग रहा है, लेकिन अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट बताती है कि इजराइल के इंटरसेप्टर गोदाम खाली हो रहे हैं, जो चिंता की बात है। और ये तब है जब ईरान ने अभी तक अपने लॉन्ग रेंज ड्रोन्स का इस्तेमाल नहीं किया है। तो क्या वाकई इजराइल के पास हथियारों की कमी हो गई? वो कौन से हथियार हैं या मिसाइलें हैं जो वो खुद बनाता है? आखिर हथियारों की रेस में ईरान कहां खड़ा हुआ है? फिक्र के दर्शकों के लिए सरल शब्दों में हमने इन सवालों पर एक रिपोर्ट तैयार की है। टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल काफी आगे है। रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए यहां की डिफेंस कंपनियां एडवांस हथियार और मिसाइल सिस्टम बनाती हैं। एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो इजराइल का आयरन डोम न केवल किफायती है, 90% से ज्यादा स्ट्राइक रेट से काम करता है। ये छोटी दूरी के मिसाइलों और थोड़े हल्के रॉकेट को रोकने में सक्षम है, लेकिन ईरान हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल लगा रहा है। एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम मध्यम और लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है, जो ईरान जैसे देशों की लंबी दूरी की मिसाइलों के खिलाफ अहम है, लेकिन हाइपरसोनिक नहीं रोक सकता। डेविड स्लिंग का इस्तेमाल मध्यम दूरी की मिसाइलों को और ड्रोन को नष्ट करने में किया जाता है। अगर मिसाइल की ताकत देखें तो जेरिको इजराइल की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। लोरा यानी लॉन्ग रेंज आर्टिलरी एक सटीक लंबी दूरी की मिसाइल है, जो सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने में उपयोगी है। लेकिन यह सब सीरिया, लेबनान, इजिप्ट, जॉर्डन वहां तक के लिए है। वो 2000 किलोमीटर दूर है। ईरान उसके लिए नहीं है। ये इजराइल ड्रोन निर्माण में भी आगे है। उसके पास हर्मीज और हैरॉप ड्रोन है, जो निगरानी और हमले दोनों के लिए काम आते हैं। साइबर युद्ध में भी इजराइल काफी आगे बढ़ चुका है। इसका उपयोग दुश्मन की रक्षा प्रणालियों को कमजोर करने के लिए किया जाता है, जैसा कि वो ईरान में कर चुका है। इजराइल छोटे हथियार जैसे उजी और तवोर राइफल, मरकावा टैंक और युद्धपोतों का भी निर्माण करता है। इजराइल के हथियार उत्पादन क्षमता के बारे में सभी आंकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। हालांकि अनुमान है कि इजराइल प्रतिदिन सीमित संख्या में मिसाइल इंटरसेप्टर का उत्पादन करता है। इस वक्त ईरान के खिलाफ सबसे ज्यादा इसी की जरूरत है जिसे इजराइल जूझ रहा है। इजराइल को अमेरिका से भारी सैन्य सहायता मिलती है, जिनमें मिसाइल इंटरसेप्टर और अन्य हथियार शामिल हैं, जैसे पेट्रियट मिसाइल सिस्टम, थार्ड मिसाइल सिस्टम। यह मदद कमी को कुछ हद तक कम कर सकते हैं, लेकिन अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो दबाव बढ़ने का खतरा है। इंटरेस्टिंग बात यह है, अगर रशिया का दबाव है तो नेटो के ऊपर प्रेशर आ रहा है, उसके लिए भी अमेरिका की जरूरत है। अगर यहां से ईरान का दबाव है तो इजराइल पर प्रेशर आ रहा है, उसके लिए भी अमेरिका की जरूरत है। जहां तक ईरान के हथियार और मिसाइल उत्पादन की क्षमता की बात है, तो उसकी सैन्य रणनीति इजराइल से बहुत अलग है। ईरान मुख्य रूप से बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन पर निर्भर करता है। साथ ही वो हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह का ट्रेलर इस युद्ध में दिखा चुका है। हथियार के अलावा हिजबुल्ला और हूती जैसे मोहरे भी उसके काम आते हैं। वैसे ईरान का दावा है कि उसके पास 20,000 मिसाइलें हैं, और अगर 200 मिसाइलें रोज दागी गई 100 दिनों तक वो लगातार हमले कर सकता है। इस बीच हिजबुल्ला को वो एक्टिव कर रहा है, हूती को एक्टिव कर रहा है, जिससे कि अमेरिकन बेसिस के ऊपर खतरा और मंडराने लगे।